वेलकम टू स्टडी क्लासेस। हम लोग मैथमेटिक्स में 12th के चैप्टर 5 एनसीईआरटी चैप्टर 5 की चर्चा कर रहे हैं। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सातत्यता और अवकलनीयता। इसके पहले वाले लेक्चर में सातत्यता की चर्चा की गई, यानी कंटिन्यूटी क्या होती है, फलन कंटिन्यूअस कब कहलाता है। इस चैप्टर में हम अवकलनीयता की बात करेंगे कि अवकलनीयता क्या है। अवकलनीयता का मतलब है अवकलन करने से। जब हम फलन की अवकलनीयता की जांच करते हैं कि कोई फलन अवकलनीय है अथवा नहीं है, तो इसके लिए हमको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना होता है। दक्षिण पक्ष अवकलज और वाम पक्ष अवकलज करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या दोनों बराबर आ रहे हैं। अगर x के किसी मान के लिए कोई फलन fx अवकलनीय है तो निश्चित रूप से राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर होगा। x बराबर a पर fx अवकलनीय होगा यदि राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर बराबर हैं तो फलन अवकलनीय कहलाएगा। अब राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए आपको लिमिट पढ़ाई गई है, यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस f a अपान h। ये राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने का तरीका हुआ एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपान एच और लिमिट एच टेंड्स टू 0। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? उसी प्रकार से, बस जहां जहां एच लिखा है वहां माइनस एच हो जाएगा। एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपान माइनस एच। तो इस प्रकार से हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे। और अगर ये दोनों बराबर आते हैं तो हम ये कहेंगे कि x बराबर a पर फलन अवकलनीय है, और अगर बराबर नहीं आते हैं तो दिया गया फलन अवकलनीय नहीं होगा। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है। प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है। अगर हमने अवकलनीयता की जांच कर ली है तो हम ये कह सकते हैं कि अगर फलन अवकलनीय है तो निश्चित रूप से ये फलन सतत भी होगा, जबकि प्रत्येक सतत फलन अवकलनीय हो ऐसा जरूरी नहीं है। माने प्रत्येक सतत फलन अवकलनीय नहीं होता है। अगर हमने सततता की जांच कर ली है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि प्रत्येक या एवरी फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस इज मस्ट बी डिफरेंशिएबल, बट एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज मस्ट बी कंटिन्यूअस। यानी प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है जबकि प्रत्येक सतत फलन अवकलनीय नहीं होता है। तो हम अवकलनीयता की चर्चा करेंगे, और किसी प्रश्न के बारे में अगर हमको ये देखना है कि वो अवकलनीय है अथवा नहीं है तो उसके लिए हमको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों निकालने होंगे। अगर राइट हैंड डेरिवेटिव का मान लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के बराबर आ जाता है तो हम ये कहते हैं कि फलन सतत है। अगर हम सतत नहीं, अवकलनीय है। अगर एक प्रश्न की चर्चा करें, एक फलन दिया है fx बराबर x स्क्वायर प्लस 2 और दिया है x 2x प्लस 1। ये दो फलन हैं। जो x स्क्वायर प्लस 2 है वो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 के लिए है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, और ये है x लेस देन 1। और x बराबर 1 पर अवकलनीयता की जांच करनी है। 1 पर अवकलनीयता की जांच कीजिए। यहां fx के दो मान दिए हैं, हमको x बराबर 1 पर जांच करनी है तो f1 की जरूरत पड़ेगी। f1 माने x बराबर 1 पर fx,
क्या होगा 1 पर fx बराबर यही लगा हुआ है, तो x स्क्वायर प्लस 2 माने f1 हो जाएगा 1 प्लस 2 यानी 3, और f1 प्लस h क्या होगा, f1 प्लस h होगा 1 से बड़ा ये फलन, x स्क्वायर प्लस 2 यानी लिखेंगे 1 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 2, और दूसरा होगा f1 माइनस h 1 से छोटा है, 1 से छोटे पर जो फलन बनेगा वो है 2x प्लस 1, तो हमारा हो जाएगा 2 और 1 माइनस h और प्लस 1। अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, f डैश 1 लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 अपान h, यही फार्मूला, a के स्थान पर 1 हो जाएगा। तो जब यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 अपान h, तो 2 माइनस 3 यानी माइनस 1, और इसको सॉल्व करेंगे 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1 अपान h, और यहाँ पर जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो h प्लस 2 आएगा, यानी वैल्यू पुट करने पर 2 आएगा, इसका मान हमारे पास 2 आ जाता है। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 अपान माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h इज इक्वल टू 2 1 माइनस h प्लस 1 माइनस 3, f1 की वैल्यू 3 है, और अपान माइनस h, सॉल्व करेंगे 2 1 3 एंड माइनस 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 2h अपान माइनस h, यानी कुल मिला के 2 आएगा। तो राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सेम है, और f डैश 1 इज इक्वल टू l f डैश 1, क्योंकि राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सेम है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि x बराबर 1 पर fx डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय होगा। अब चूंकि ये फलन अवकलनीय है, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि ये फलन सतत भी होगा, क्योंकि एक प्रमेय आपको बताई गई है अभी कि अगर कोई फलन x के किसी मान के लिए अवकलनीय है तो वो कंटिन्यूअस भी होगा, यानी एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज मस्ट बी कंटिन्यूअस, बट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, यानी प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है, लेकिन प्रत्येक सतत फलन अवकलनीय हो ऐसा आवश्यक नहीं है। तो इस प्रकार से ये अवकलनीयता की बात हुई। अगर हम किसी फलन की अवकलनीयता की जांच कर रहे हैं तो उसके लिए हमको राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करना होगा, डेरिवेटिव माने अवकलन करना होगा, और जब हम वाम पक्ष अवकलन और दक्षिण पक्ष अवकलन निकाल लेंगे और दोनों अगर बराबर आ जाते हैं तो हम ये कहेंगे कि फलन अवकलनीय है, और अगर बराबर नहीं आते हैं तो हम ये कहेंगे कि फलन x के इस मान के लिए अवकलनीय नहीं है। तो हमको इसी क्रम में अवकलन की चर्चा करनी है। अवकलन 11th का सिलेबस है, पिछली कक्षा में आप अवकलन कर चुके हैं। किसी फलन का अवकलन क्या होता है थोड़ा सा हम सारांश रूप में उसको इंट्रोड्यूस कराए दे रहे हैं आपको। तो अवकलन, अगर कोई फलन y है, y बराबर fx दिया है, तो इसके अवकलन को हम dy by dx लिखते हैं, और इसी को हम f डैश x भी लिख सकते हैं, और इसी को हम लिखते हैं dy by dx ऑफ fx, यानी x का और y का अवकलन किया गया है, इसको हम पढ़ते हैं y का x के सापेक्ष अवकलन, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी y बराबर fx का अगर हम अवकलन करते हैं तो हम उसको dy by dx पढ़ते हैं, और ये फर्स्ट अवकलन कहलाता है। प्रथम अवकल गुणांक भी इसी को कहा जाता
11th के सिलेबस में आप पढ़ चुके हैं ये डिफरेंशियल। और वास्तव में जो f डैश x है उसकी डिफिनीशन होती है लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपान एच। ये आपकी डिफिनीशन हो जाती है dy बाई डी एक्स की, जिसको हम f डैश एक्स भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हम फलन का अवकलन कर सकते हैं। ये प्रथम सिद्धांत से अवकलन भी 11th के सिलेबस में था, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। dy बाई डी एक्स कोई भिन्न नहीं है कि ये अंश लिखा है ये हर लिखा है, हम यही पढ़ते हैं इसको dy बटा डी एक्स माने y का x के सापेक्ष अवकलन। और इसके तमाम सूत्र हैं, आपने 11th में पढ़ा है, हम एक बार फिर यहाँ रिवाइज करेंगे। जैसे अगर हम x की घात n का अवकलन करते हैं dy बाई डी एक्स ऑफ x पावर n, तो इसका अवकलन होता है n(x) की घात n माइनस 1, यानी n कांस्टेंट जो पावर है वो बाहर आ जाती है और शेष जो पावर बचेगी उसमें एक कम घात बचेगी n(x) की घात n माइनस 1। लेकिन अगर यहाँ पर कोई कांस्टेंट दिया है a, तो डिफरेंशियल 0 हो जाता है। कांस्टेंट का अवकलन शून्य होता है। अगर यहाँ पर दोनों फलन दिए हैं माने एक अचर फलन भी है तो a बाहर आ जाता है और dy बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स हम लिखते हैं। एफ एक्स का अवकलन करते हैं माने एफ एक्स का अवकलन करके लिख देते हैं, जबकि अगर कोई कांस्टेंट केवल है x नहीं है तो उसका अवकलन शून्य हो जाता है। इसी प्रकार से अगर e की घात x का अवकलन करें तो e की घात x मिलेगा, लेकिन a की घात x है। a की घात x का मतलब हुआ जहां पर e न हो, e के अलावा अगर कोई भी लिखा हुआ है तो ऐसी स्थिति में जो हमारा डिफरेंशियल होगा वो होगा a की घात x log a बेस e। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान देने वाली बात है। a की घात x कहाँ पढ़ेंगे? जहां e नहीं होगा वहां सब a की घात x पढ़ेंगे। और ये सारे फार्मूले 11th के सिलेबस में आपके पास डेरिवेशन में है। प्रथम सिद्धांत या मूल सिद्धांत से अवकलन में आप इसका डेरिवेशन भी कर सकते हैं। इस सूत्र का प्रयोग करके आप ये सारे फार्मूले डेराइव कर सकते हैं। इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ें तो log x का अवकलन 1 बटा x, log x का अवकलन लिखना हो dy बाई डी एक्स ऑफ log x। और log x का मतलब हुआ जहां कोई बेस नहीं लिखा होता है वहां बेस e पढ़ा जाता है, इसलिए log x लिखा है यानी ये बेस e पढ़ा जाएगा और इसका अवकलन आपका 1 बटा x हो जाएगा। लेकिन जहां पर बेस e के अलावा कोई बेस होगा, बेस a, तो इसको हम पढ़ेंगे 1 अपान x log e बेस a। ये आपका log x बेस a का फार्मूला हो जाता है। और इसी क्रम में sin x का डिफरेंशियल cos x, ये सब 11th में आप पढ़ चुके हैं। और cos x का डिफरेंशियल माइनस sin x, sin x का डिफरेंशियल cos x, cos x का डिफरेंशियल लिखेंगे तो माइनस sin x हो जाता है। dy बाई डी एक्स ऑफ cos x इज इक्वल टू माइनस sin x। इसी प्रकार से sec x, dy बाई डी एक्स ऑफ sec x, तो sec x tan x, dy बाई डी एक्स ऑफ tan स्क्वायर है ओ tan x यानी sec स्क्वायर x, dy बाई डी एक्स ऑफ tan x यानी sec स्क्वायर x, dy बाई डी एक्स ऑफ cot x माइनस cosec स्क्वायर x और dy बाई डी एक्स ऑफ cosec x माइनस cosec x cot x। तो इस प्रकार से ये कुछ अवकलन के सूत्र हुए जिनका प्रयोग हमको यहाँ करना पड़ेगा और बिना इनके अवकलन नहीं हो सकता है। कक्षा 11 में आप ये सारे सूत्र पढ़ चुके हैं, इनका उपयोग भी पढ़ चुके हैं और यहाँ पर आपको इन्हीं के आधार पर कुछ थोड़े से अलग हट के सवाल करने हैं जो कुछ कठिन भी हो सकते हैं। फिलहाल
हम सरल से ही शुरू करते हैं। इन सूत्रों को आप ध्यान में रखेंगे, इन सूत्रों का प्रयोग करके ही अवकलन हो सकता है। यहां अगर हम एक देखें क्वेश्चन, x की घात 7 का प्रथम अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। ये बहुत सरल सवाल है और सब 11th में है। इसका सलूशन क्या होगा, y = x पावर 7 हो गया। हमको निकालना है dy बटा dx, तो dy dx ऑफ x पावर 7 और ये फार्मूला आपका लग जाएगा। 7 सामने आ जाएगा और x की घात 7 - 1 यानी आपका जो आंसर हो जाएगा 7x पावर 6। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन अगर देखें, x की घात 3/2 5 भी लिखा है का प्रथम अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो यहां फिर वही चीज, y बराबर 5x की घात 3/2 dy/dx। 5 कांस्टेंट है, a बाहर हो जाता है, बाकी डिफरेंशियल करते हैं तो d/dx ऑफ x पावर 3/2 5 और 3/2 कांस्टेंट घात बाहर आ जाती है और घात में 1 कम हो जाता है, तो ये हो जाए 15/2 x की घात 1/2। ये आपका डिफरेंशियल हो जाता है इसका। ये कुछ सरल सवाल हुए जो 11th में आप कर चुके हैं, लेकिन आपका जो यहाँ का सिलेबस है वो डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव है, फलनों का फलन है। तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि आप अपना 11th का डिफरेंशियल का सिलेबस रिवाइज कर लें, निश्चित रूप से रिवाइज कर लें, अन्यथा यहाँ का डिफरेंशियल करना बहुत कठिन कार्य होगा। आप इसकी सहायता से भी कर सकते हैं, केवल आपको प्रॉब्लम वहाँ से लेकर और इस वीडियो की सहायता से आप उसको अपना कंप्लीट कर लें। एक प्रश्न है, यदि y बराबर ax² धन bx धन c अपान √x तो dy/dx ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले y लिख लें ax² प्लस bx प्लस c अपान √x, और अब हम इसको अलग अलग कर लेंगे। तो ये √x, bx अपान √x और c अपान √x। अब हमारे पास ये घात ऊपर जाएगी, ये 2 घात है, ये आधी घात है, 2 में से आधी घात ऊपर जाकर घट जाएगी, 1.5 घात यानी 3/2 घात बचेगी। यहाँ पर भी x की 1 घात है और ये आधी घात ऊपर जाएगी, घट जाएगी, तो आधी घात बचेगी। यहाँ ऊपर कोई घात नहीं है, x की घात ऊपर जाएगी तो -1/2 घात। और अब हमको इसका डिफरेंशियल कर देना है। dy/dx a कांस्टेंट हो गया, d/dx ऑफ x पावर 3/2, b कांस्टेंट हो गया, d/dx ऑफ x पावर 1/2 प्लस c कांस्टेंट हो गया, d/dx ऑफ x पावर -1/2। और अब आपके पास यही फार्मूला लगा देंगे और आपका हो जाएगा a 3/2 x की घात 1/2। कैसे? 3/2 - 1, घात सामने 1 घात कम। यहाँ पर b x की घात -1/2, 1/2 - 1 करेंगे तो -1/2 आएगा, और फिर यहाँ 1/2 x की घात -3/2। कैसे हो गया? x की घात -1/2 -1 करेंगे तो हमारे पास घात -3/2 हो जाएगा। तो ये बात हुई, y दिया हुआ है और इसके लिए हमको dy/dx फाइंड करना था, तो dy। अगला एक प्रश्न है, यदि y बराबर √a + 2a² e⁻x प्लस a³ e⁻2x तो dy/dx ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अगर हम y का मान लिख लें a + 2a² e⁻x प्लस a³ e⁻2x और यहाँ से a कॉमन कर लें तो 1 + 2a e⁻x
ए स्क्वायर ई पावर 2x। और यहाँ आप इसको अंडर रूट के भीतर ये होल स्क्वायर लिखा है 1 प्लस ए ई की घात x का होल स्क्वायर। यानी हम इसको क्या पढ़ सकते हैं, a 1 प्लस ए ई पावर x का होल स्क्वायर। और इसका अगर हम ब्रैकेट खोल दें तो ये रूट ए 1 प्लस ए ई पावर x इतना हो जाता है। और अब हम इसका डिफरेंशियल कर सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट टर्म बाहर होता है, और dy dx ऑफ 1 प्लस कांस्टेंट dy dx ऑफ e पावर x। ये कांस्टेंट बाहर हो गया, एक का डिफरेंशियल प्लस ये भी कांस्टेंट है बाहर हो गया, और e की घात x का डिफरेंशियल। ये रूट ए कांस्टेंट, एक का डिफरेंशियल 0, कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है, प्लस ए e की घात x का अवकलन e की घात x होता है। यानी उत्तर आपका हो जाएगा a रूट ए ई पावर x। ये आपका अवकलन यहाँ हो जाता है। अगला एक प्रश्न है, y बराबर 3 sec x sin x धन 4 cosec x cos x माइनस 5 tan x cot x, तो dy by dx ज्ञात कीजिए। तो हम y लिख लें 3 sec x इंटू sin x प्लस 4 cosec x इंटू cos x और माइनस 5 tan x इंटू cot x। इसको हम लिख सकते हैं 3 sin x अपान cos x, sec x को 1 अपान cos x, और 4 cos x अपान sin x, cosec x को 1 अपान sin x लिख सकते हैं, माइनस 5 और tan x और cot x को 1 बटा tan x लिख सकते हैं। ये हो गया 3 tan x, 4 cot x और माइनस 5 tan x इंटू tan x कट जाएगा तो हमारा 0 हो जाएगा। और अब हम इसका डिफरेंशियल कर दें, dy by dx 3 dy dx ऑफ tan x प्लस 4 dy dx ऑफ cot x और माइनस dy dx ऑफ 5। और अब हम इसका उत्तर लिखें तो tan x का sec स्क्वायर x होता है, यानी हमारा हो जाएगा 3 sec स्क्वायर x। cot x का माइनस cosec स्क्वायर x होता है, तो माइनस 4 cosec स्क्वायर x। और आपके पास 5 लिखा हुआ है, 5 कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट का 0 होता है, तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा 3 sec स्क्वायर x माइनस 4 cosec स्क्वायर x। तो इस प्रकार से ये कुछ सरल सवाल हुए जिनकी चर्चा हम यहाँ कर रहे थे। इसी क्रम में कुछ और सवाल भी हो सकते हैं, अभ्यास करना अत्यंत आवश्यक है। हम बार बार इसी की चर्चा कर रहे हैं। अगर आपका अवकलन का अभ्यास नहीं हो पा रहा है तो फिर डिफरेंशियल करने में दिक्कत होगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है, यदि y बराबर रूट ए बाई एक्स प्लस रूट एक्स बाई ए, तो सिद्ध कीजिए dy बाई dx इज इक्वल टू x माइनस ए अपान 2x रूट ए एक्स। परीक्षा के लिए भी, बोर्ड परीक्षा के लिए भी ये महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है। y बराबर दिया है a बाई एक्स रूट में प्लस x बाई ए रूट। इसको हम इतना भी लिख सकते हैं, x पावर 1/2 नीचे है, ऊपर जाएगी तो माइनस 1/2 हो जाएगी। और यहाँ रूट ए वैसे लिखा रहने दें, ये x की घात 1/2। अब हम यही फार्मूला लगाकर डिफरेंशियल आसानी से कर सकते हैं। dy dx रूट ए dy dx ऑफ x पावर माइनस 1/2 प्लस 1/रूट ए dy dx ऑफ x पावर 1/2। और हमारे पास हो जाएगा रूट ए, ये घात सामने हो जाएगी और एक घात कम, यहां भी घात सामने हो जाएगी और एक घात कम, यानी क्या आएगा माइनस 1/2 रूट ए एक्स पावर 3/2 माइनस जुड़ेगा तो माइनस 3/2। यहाँ 1/2 रूट ए एक्स पावर माइनस 1/2।
अब हम इनको इतना भी लिख सकते हैं, x की घात 3/2 माने x रूट x, और इसको लिख सकते हैं 1/2 रूट a रूट x। हर बराबर कर दीजिए। यहाँ हमको रूट a से गुणा करना पड़ेगा और यहाँ रूट x से, यानी ये a हो जाएगा और ये x हो जाएगा, और अपान 2x रूट ax। तो आपका हो जाता है x माइनस a अपान 2x रूट ax। ये मान आ जाता है आपका dy/dx का। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है। y की वैल्यू दी थी और हमको सिद्ध करना था dy/dx बराबर x माइनस a अपान 2x रूट ax। तो सबसे पहले यहाँ पर चूंकि ये फलन आसान सा दिया हुआ है, x में कहीं कोई अस्पष्ट फलन नहीं है, तो x की घात को हमने इकट्ठा कर लिया। ये घात ऊपर हो गई -1/2 और ये घात ऊपर ही है +1/2। और अब हमारे पास ये जो फार्मूला होता है dy/dx ऑफ a fx, a कांस्टेंट, dy/dx ऑफ fx लगाकर हम यहाँ पर अवकलन कर लेते हैं, तो घात सामने एक घात कम वाला सूत्र लग जाएगा, और सरल करने के बाद फिर हम जब उसका हर बराबर करेंगे तो हमारे पास ये जो सिद्ध करना था वो सिद्ध हो जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको अवकलन की प्रैक्टिस करनी है, बिना प्रैक्टिस के अवकलन नहीं हो सकता है। आप इस वीडियो को देखकर फार्मूले यहाँ हमने लिख दिए हैं, इनका प्रयोग करके आप 11th का पूरा डिफरेंशियल निश्चित रूप से रिवाइज कर लें, और जब उसका डिफरेंशियल आप रिवाइज कर लेंगे, आपको यहाँ एक फार्मूला और पढ़ना है, 2 फार्मूले, गुणन का अवकलन, भाग का अवकलन। यानी अगर फलन 2 फलनों के गुणा के रूप में लिखा है x e की घात x, तो अवकलन कैसे करेंगे। अगर फलन x बटा e की घात x लिखा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लिखा है, अंश बटा हर लिखा है, तो उसका हम अवकलन कैसे करेंगे। उसके अवकलन को करने के लिए ये अवकलन आना नितांत आवश्यक है। जब तक ये अवकलन नहीं आएगा आप उसका अवकलन नहीं कर सकते। तो आपको सबसे पहले जो आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, आप इसको निश्चित रूप से कंप्लीट कर लें। इसकी सहायता से आप अपना 11th का सिलेबस डिफरेंशियल का कंप्लीट कर लें। अवकलनीयता के प्रश्न आप हल कर लें, जो शुरू में टॉपिक था। तो अवकलनीयता करेंगे आप, इसका डिफरेंशियल का अभ्यास करेंगे, और अगले लेक्चर में हम गुणा और भाग के अवकलन की चर्चा करेंगे। अगर 2 फलनों का गुणा दिया हुआ है, y = y1 × y2 दिया है, तो उसका अवकलन हम कैसे करेंगे, इसकी चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। और इसी के साथ हमको अगर y बराबर y1 बटा y2 दिया है, तो उसका अवकलन कैसे करेंगे, इसकी चर्चा भी हम उसी लेक्चर में करेंगे। और फिर उसके बाद आप अस्पष्ट फलनों का अवकलन पढ़ पाएंगे, जो आपका मुख्य रूप से सिलेबस है। वैसे ये सवाल या इस तरीके के कुछ सवाल परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भी हो सकते हैं। तो हमारे चैनल पर बने रहिए। इसके लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरोत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस पर आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप उनका बेहतर लाभ ले पाएँ। वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो आप इसका अभ्यास करें, और अगले लेक्चर में हम अगले टॉपिक के साथ फिर अवेलेबल होंगे। धन्यवाद।